वेलकम टू साइंस विथ आश्वेंदु। आज हम जिस चीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं वो हमें ये बताएगा कि हमने जिस टॉपिक को पढ़ा है, समझा है, उसको हम प्रैक्टिकली कितना एनालाइज कर पा रहे हैं। तो बिना कुछ देरी किए हुए, वीडियो को लंबी ना बनाते हुए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि कैन वी assign a boundary to a system which is affected by surrounding। देखिए साइंस क्या कहता है कि हम कोई सिस्टम लेते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है और जो ये गोला जो बन रहा है इसका, ये इसका बाउंड्री है। और अगर इसके अंदर के पार्ट को हम सेट कर दें तो ये सिस्टम है। तो क्या कह रहा है कि कैन वी असाइन अ बाउंड्री टू अ सिस्टम विच इज अफेक्टेड बाय सराउंडिंग। देखिए मैं आपसे के सामने दो केस के बारे में स्टडी करूंगा या दो केस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। पहला केस ये है, देखिए टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर सच एज हीट। अगर मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है और हम इसकी टेम्परेचर की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कि इसका टेम्परेचर थीटा कितना है, ठीक है। तो हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो टेम्परेचर की स्टडी कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज हीट। मान लीजिए, लेट मी रेज इट, मान लीजिए कि कोई कंटेनर है और यहाँ पर एक फायर का सोर्स है जो हीट प्रोवाइड कर रहा है इस कंटेनर को। तो जाहिर सी बात है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर सच एज हीट। ये पहला केस हो गया, ये केस 1 हो गया, ठीक है। अब केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 ये कहता है, अगर एक बल्ब का हम एग्जांपल लें, इफ़ वी टेक अ बल्ब अ सिस्टम, ठीक है, एक बल्ब है, कि मान लीजिए एक बल्ब है, अगर इसकी हम सिस्टम करें, सर इसको हम सिस्टम बताएं, ये सिस्टम हुआ। तो अगर बल्ब को हम एक सिस्टम बनाते हैं तो जो बाउंड्री है उसका जो एक पार्ट होगा या सराउंडिंग होगी, जो उसकी सराउंडिंग होगी वो क्या होगी, उसकी वायरिंग, विदाउट विच बल्ब विल नॉट ग्लो। तो मतलब इसकी वायरिंग मान लीजिए ये है, ये इसकी वायरिंग है, ठीक है। या सर्किट ही ले सकते हैं आप, अगर बल्ब को सिस्टम है और अगर सराउंडिंग इसकी सर्किट है, ठीक, तो जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगी बल्ब क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा। अगर सर्किट कंप्लीट होती है तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो दोनों केस हमने क्या देखा, सिस्टम सराउंडिंग से इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, सिस्टम जो है हमारा सराउंडिंग से इफेक्ट हो रहा है। क्या हम एक बाउंड्री बनाकर दोनों को अलग कर सकते हैं? साइंस ये कहता है, साइंस क्या कहता है हम देख लेते हैं, लेट मी रेज इट। साइंस ये कहता है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा वो ये है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा है वो ये है कि अगर किसी को हम सिस्टम मानते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है और नीचे से एक फायर का सोर्स दे रहे हैं, फायर सोर्स, जिससे इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो हम अंदर इस कंटेनर के अंदर जो भी चीज़ें हैं उस पर टेम्परेचर इफेक्ट पड़ रहा है या कैसा हो रहा है, जो भी कुछ है उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसके कारण की स्टडी नहीं करते हम। सिस्टम में उसके सिस्टम की स्टडी करते हैं, ना कि उसके कारण की। जैसे काइनेमेटिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट कॉज। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम सिस्टम की सिर्फ स्टडी करते हैं, सराउंडिंग
और बाउंड्री बनाते हैं और सराउंडिंग जो भी इफेक्ट डालता है हम उसे नेगलेक्ट कर देते हैं और सिर्फ सिस्टम की ही बात करते हैं। तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डायनेमिक्स भी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की स्टडी कराता है। तो दोनों में अंतर क्या है, मैकेनिक्स में और डायनेमिक्स में अंतर क्या है? तो देखिए, मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स इट इज द स्टडी ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन डायनेमिक्स is the study of only the motion of object, ठीक है। मैकेनिक्स में हम मोशन और रेस्ट दोनों की स्टडी करते हैं, लेकिन डायनेमिक्स में हम सिर्फ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। और डायनेमिक्स को फर्दर दो भागों में बांटा गया है। एक है काइनेमेटिक्स और दूसरा है काइनेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स मीन्स स्टडिंग द मोशन विदाउट नोइंग द काज, और काइनेटिक्स मीन्स स्टडिंग द मोशन विथ नोइंग द कॉज, व्हाट कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन। ये काइनेटिक्स की बात हो गई और ये काइनेमेटिक्स की बात हो गई। बहुत लोग कहते हैं कि मैकेनिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स आता है, मैकेनिक्स के अंदर नहीं आता है। मैकेनिक्स अलग चीज़ है, वो डायनेमिक्स अलग चीज़ है, और डायनेमिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स आता है। डायनेमिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स आता है, डायनेमिक्स के अंदर काइनेटिक्स आता है। मैकेनिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स नहीं आता है। मैकेनिक्स और डायनेमिक्स दो अलग अलग चीज़ें हैं, और डायनेमिक्स के अंदर हमारा मैकेनिक्स आता है, सॉरी काइनेमेटिक्स आता है, वो मैकेनिक्स के अंदर नहीं आता है। तो ये था अपना दूसरा कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट के। तो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि एज वी नो दैट गैस लॉज कंसिस्ट ऑफ 4 क्वांटिटीज। सबको पता है गैस लॉ कितने क्वांटिटीज के बारे में बात करता है? 4 क्वांटिटीज के बारे में। दैट आर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। 4 क्वांटिटीज को इधर उधर करके एक चीज को कांस्टेंट करके बाकी 2 चीज के बारे में स्टडी करते हैं, किसमें? गैस लॉ में। ये सबको क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करें बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ ये कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मैंने सोचा कि अगर मान लीजिए बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, तब क्या होगा? अगर बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, तब प्रेशर और वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ठीक है, तो हमने किया क्या कि एक सिस्टम बनाया और उसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन, ये पिस्टन बनाया, ठीक। और पिस्टन का कुछ लोड रख दिया। मान लीजिए यहाँ पर एक लोड है, थोड़ा सा एक लोड रख दिया ताकि ये ऊपर नीचे जा सके। अगर ये इसको ऊपर ढकेलेगा तो ये ऊपर जाएगा, अगर ये लोड ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसको नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि बॉयल्स लॉ में क्या होता है। बॉयल्स ये कहता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, ये पिस्टन ज़्यादा प्रेशर लगाएगी, तो प्रेशर लगाने के कारण जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा। मान लीजिए पिस्टन यहाँ चला आया तो वॉल्यूम कितना हो गया? बस इतना रह गया, और गैस सिर्फ इतने में ही मूव कर सकती है, तो वॉल्यूम कम हो गया। ये बात रही गैस लॉ की, बॉयल्स लॉ की। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तब क्या होगा। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो इफ टेम्परेचर does not remain constant, then if temperature increases then the pressure
ऑन पिस्टन इंक्रीजेस। अगर ये लें सिस्टम, ये हमारा पिस्टन हो गया, तो इफ टेम्परेचर remain constant, then if temperature increases then the pressure on piston increases, resulting in increase in volume और space of the container। तो जो गैस है, जो गैसेस हैं वो इस पर एक फोर्स लगाएंगी, और फोर्स किस पर लगाएंगी, किसी यूनिट एरिया पे। कहेंगे कि प्रेशर लगा रही हैं ये, तो गैसेस जो प्रेशर लगाएंगी इस पे, ये इसको अपलिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ ले जाएगा, अपलिफ्ट या राइज एबव। ठीक है, इससे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा और स्पेस ऑफ कंटेनर अब यहाँ से यहाँ चला आएगा। मतलब अब जो होंगे गैस मॉलिक्यूल्स इतने दूरी तक मूव कर सकते हैं, इतने दूरी तक अब ये मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये केस था। अब क्या होता है कि अगर टेम्परेचर में डिक्रीज आता है, मान लीजिए, फिर से मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये रहा पिस्टन। ठीक है, इफ देयर इज डिक्रीज इन द टेम्परेचर देन प्रेशर इंक्रीजेस एंड वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस डिक्रीजेस। जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, ये पिस्टन अब क्या करेगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा, और मान लीजिए पिस्टन यहाँ आ गया, और इसे मैं अब इरेज कर देता हूँ। ठीक है, और पिस्टन मान लीजिए अब क्या हुआ, यहाँ आ गया। ठीक, तो क्या हुआ कि अब जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो सिर्फ इतने एरिया में मूव कर सकते हैं। ठीक, तो वॉल्यूम और फ्री स्पेस डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन वर्स लाके तो ये होगा केस जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो केस 1 ये होगा और केस 2 ये होगा। ठीक है, केस 1 केस 2 ये होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो क्या होता है, प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो वी कैन राइट एट प्रेशर इज इक्वल टू K अपॉन V। अगर उसी सिस्टम में बात करें, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर प्रेशर P1 था इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, और उस टाइम वॉल्यूम V1 था, और एक अदर सिचुएशन में P2 था और कॉन्स्टेंट तो वही रहेगा, वॉल्यूम मान लीजिए V2 हो गया, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 विच विल रिमेन कॉन्स्टेंट एंड इट विल बी इक्वल टू K। ठीक है, इट विल रिमेन इक्वल टू K। तो उम्मीद है ये तीसरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं चौथे पे, डिफाइन एंगल। ये जो चीज़ है डिफाइन एंगल, ये क्लास 6 की बात है कि एंगल को कैसे डिफाइन किया जाए। ठीक है, तो उसे डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रे क्या होता है, रे। ठीक है, कि आखिर रे क्या होता है। तो रे ये होता है कि अगर मान लीजिए एक पॉइंट को फिक्स मान लें, मतलब इनिशियल पॉइंट फिक्स है और थोड़ी लेंथ पर जाकर इसको रोक दें, तो इसे कहते हैं रे। तो दो रेज हैविंग कॉमन ओरिजिन, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कहते हैं हम ओरिजिन, इसको कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, तो ये हुआ ओरिजिन, ये ओरिजिन हुआ, और ये क्या हुई हमारी रे। ठीक, तो कहता क्या है कि ये ओरिजिन और ये है, तो अगर दो रेज की ओरिजिन कॉमन हो तो उनके बीच में जो क्वांटिटी मेजर की जा रही है उसको कहते हैं एंगल। ठीक है, जैसे एक रे ये है, इसका ओरिजिन ये है, जिसका ओरिजिन ये है, और एक रे ये है
जिसका ओरिजिन भी यही है। तो इसके बीच में जो क्वांटिटी मेजर की जाती है, मतलब ये क्वांटिटी जो मेजर की जाती है, इसे कहते हैं एंगल। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और एक और बात जो बहुत सारे बच्चों के डाउट में रहता है कि अगर रेज और ये एक रे है जिसका कॉमन ओरिजिन है, इसके बीच में एंगल बन रहा है, हमें पता करना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। उसे पता करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैथ का जो फंडामेंटल रूल है उसे फॉलो करना है। अगर मान लीजिए ये एक घड़ी है 12, 6, 3, 9, अगर ये जो लाइन है, ये जो लाइन अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, मतलब ऐसे जा रही है, या एरो में ऐसे दिखाया गया है, मतलब इस रे का कॉमन और दोनों का कॉमन ओरिजिन क्या सेम है। अब ये क्या हुआ, ये यहाँ से ऐसे दिखाया गया है कि मतलब ये किसी समय पर ऐसे करके, मतलब इतने समय पर ये यहाँ थी, यहाँ से उठकर फिर कुछ समय बाद ऐसे करते 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 एंटी क्लॉकवाइज मूव करते करते यहाँ पहुँच गई। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज जाती है तो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है, और जब वो क्लॉकवाइज जाती है, मतलब अगर यही रे और एक और रे है, ये कुछ समय बाद यहाँ से आकर इस रे पर आके टिक जाती है, मतलब ऐसे करके यहाँ पर आके ये ऐसे हो जाती है। तो अगर क्लॉकवाइज होती है तो उसे कहते हैं नेगेटिव एंगल। तो उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे कि पॉइंट किसे कहते हैं, और सॉलिड और लिक्विड और गैस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कितना डिफरेंस होता है, किसमें कौन फोर्स सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या अट्रैक्शन डिफरेंस होता है, इस चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये सारे टॉपिक्स आप एक बार फिर से रिवाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैंने अपने स्टडी में कितना अपने आप को एनालाइज किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। Until then, stay tuned.